ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जिसके ज़रिए से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो इससे पहले हमने स्टडी किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम में पार्टिकल्स है और ये डिस्कवर हो गए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जिस वक्त रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, और उसने एक्सपेरिमेंट किया 1910 में। और 1910 में जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस वक्त जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो 1932 में हुई थी, और यहाँ पे रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1910 में किया था। तो उस वक्त सिर्फ ये दो पार्टिकल ही डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अब ये एटम में कैसे प्रेजेंट है, यानी कि एटम में कहाँ पे पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एटम का एक मॉडल पेश किया जिसे हम पहला मॉडल कंसिडर करते हैं, या हम कहते हैं कि ये इनिशिएटिव एक स्टेप था किस चीज़ के लिए, एटम के मॉडल के लिए, कि एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसकी अरेंजमेंट क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है उसने कैसे किया था। तो उसने एक इमिटर लिया था जिससे रेडिएशन निकल रहे थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, या हम कहते हैं एक रेडियो एक्टिव इमिटर उसने ले लिया, और ये जो रेडियो एक्टिव इमिटर था इससे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इमिट हो रहे थे। और अल्फा पार्टिकल क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट से इमिट होते हैं तो इसी कम्बिनेशन को, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की कम्बिनेशन को हम नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल। ये दोनों एक साथ ही इमिट हो गए एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का इमिटर उसने ले लिया, ठीक है, और उसको बम्बार्ड कर लिया। गोल्ड का एक फॉइल था उस पर। तो दूसरा हम कहते हैं कि गोल्ड का एक फॉइल ले लिया जो बहुत थिन था, तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर ये उसका वो थिकनेस है। तो इतना वो गोल्ड का फॉइल ले लिया और उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे था। तो यहाँ पे अगर हम देख ले साइड पे, तो यहाँ पे ये वाला हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ अल्फा पार्टिकल का जो एमिटर हम कहते हैं वो है, अल्फा पार्टिकल एमिटर है। अब ये एमिटर क्या है, जिस तरह हमने इससे पहले आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में डिस्कस किया कि बाज़ जो सब्सटेंस है उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशन की इमिशन करता है। ठीक है, और उसी एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एमिटर जो है ये पोलोनियम, या हम कह सकते हैं रेडियम एट्सेट्रा, ये सारे हो सकते हैं। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसने उस वक्त पोलोनियम लिया था। तो यहाँ से क्या हो गए, हम कहते हैं कि उसने ये एमिटर जो है हम इस तरह से अगर इसको शो करें कि यहाँ से कुछ रेडिएशन जो है वो निकल के आ रहे थे इस जो यहाँ पे फॉइल है इसके साथ। अब ये क्या चीज़ है, जिस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि गोल्ड का एक फॉइल उसने लिया था, यही वो फॉइल है, गोल्ड फॉइल। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये जो लिया गया है, इट इज़ स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये। ठीक है, ये क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो रेडिएशन है इसकी बिहेवियर कैसे होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब यहाँ पे जब ये रेडिएशन आके इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिएशन आ रहे हैं और इसकी यहाँ पे स्ट्राइकिंग होती है, तो इससे
बाज़ रेडिएशन इस तरह होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं, बाज़ रेडिएशन इस तरह होते हैं कि अपने साइड से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो बाज़ रेडिएशन की ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है और बाज़ रेडिएशन की डिफ्लेक्शन कम होती है। और इसके अलावा बाज़ रेडिएशन जो है वो इस तरह से होते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे आके टकरा कर अपने पाथ से वापस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे साथ, अब इससे क्या पता चलता है, ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो इसका कंक्लूजन क्या था। चलो हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपने माइंड में इस तरह से रखा कि हम कंसिडर करते हैं कि एटम के दरमियान में इस तरह से एक पॉजिटिव सेंटर होता है और पॉजिटिव सेंटर के अलावा हम कंसिडर करते हैं कि एक एम्प्टी स्पेसेस होती है और ये जो एम्प्टी स्पेसेस है इसके अलावा यहाँ पे एक हम कहते हैं कि ये प्लैनेटरी शेल है, या जिस तरह प्लैनेट होती है उस तरह से एक ऑर्बिट है और ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल जो है इस तरह से रिवॉल्व होता है। तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल लिया उसने बिल्कुल ये जो हमारा प्लैनेट का मॉडल है कि सन दरमियान में होता है और मुख्तलिफ प्लैनेट्स इसके गिर्द रिवोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से रेडिएशन कुछ आ रहे थे तो ये रेडिएशन आके हम कहते हैं कि यहाँ से पास होते थे तो जो रेडिएशन बिल्कुल ये एम्प्टी स्पेसेस से पास होते तो वो बिल्कुल सीधा जाते, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये रेडिएशन जो है इसकी कोई भी जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं है, ठीक है। तो नो डिफ्लेक्शन, ये वाले जो रेडिएशन है दीज आर डिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गई है। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये वाला जो रेडिएशन है हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि अपने पाथ पे ही वापस आया है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो अपने रास्ते से, एक तो ये कि सीधा पास होना वो तो हमने कंसिडर कर लिया कि एटम में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, इसी वजह से ये रेडिएशन जब आके इस फॉइल के साथ स्ट्राइकिंग करते हैं तो स्ट्राइकिंग के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये चले जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। और बात ये है कि ये क्या हुए, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए। तो इस तरह से अगर ये बिल्कुल वो पॉजिटिव पार्टिकल के एज के साथ, यानी कि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के एज के साथ अगर ये स्ट्राइकिंग करेगा तो इसकी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ये तो डिफ्लेक्शन का जो बात थी वो हो गया। तो अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन का किस्सा क्या है, तो उसने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे चलो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट से शो कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो कि ये इस तरह से रेडिएशन आता है। तो ये जब एग्जैक्टली न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइकिंग करेगा तो स्ट्राइकिंग के नतीजे में क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो न्यूक्लियस एटम में क्या है, ज़्यादातर जगह एम्प्टी है। और इसके अलावा उसने ये कंसिडर किया कि न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में होता है और इसके गिर्द जो है वो बिल्कुल प्लैनेट की तरह वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उसका जो कंक्लूजन था वो क्या था। चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या था। कंक्लूजन, सबसे पहले कंक्लूजन में हम कहते हैं कि एटम जो है इसमें एटम के दरमियान में क्या होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव सेंटर। इसमें एक पॉजिटिव सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि एटम जो है उसके दरमियान में एक पॉजिटिव सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है इसका कंसेप्ट आ गया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव सेंटर है इसके अलावा इससे नेगेटिव चार्ज जो है वो सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पोर्शन जो है, नेगेटिवली चार्ज्ड
पोर्शन वो क्या होते हैं, वो सराउंड होते हैं यानी कि गिर्द होते हैं किसके, पॉजिटिव सेंटर से। सराउंड द न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज इस पे क्यों होती है, उसने कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसी वजह से। अच्छा जी, और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या हम इसको कहते हैं प्लेनेटरी। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि प्रोटॉन की कोई भी एटम में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन में हम कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है दे आर इक्वल इन नंबर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, नंबर में इक्वल होते हैं। इसीलिए ये एटम जो है ये क्या होता है, इट इज़ न्यूट्रल। तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। वो इसी वजह से कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है। और इसके अलावा अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और ये सेंटर पे पॉजिटिव है और इसके बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये तो फिर अट्रैक्शन पैदा करेगा और ये न्यूक्लियस जो है वो गिर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द रिवोल्यूशन करेगा। ये पॉजिटिव सेंटर जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कूलम्बिक फोर्स से, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर जाने का कोशिश जो है वो करेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है चक्कर लगाएंगे और वो नीचे नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सेंटर, अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द पॉजिटिव सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इसका रीज़न जो है वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों जो है इसकी रिवोल्यूशन होती है। तो इसका रीज़न जो है अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बराबर होता है किस चीज़ का, सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवोल्यूशन करते हैं और न्यूक्लियस में गिरते नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स जो है वो क्या होगा, वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये सारा जो है ये डिस्कशन था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे हुआ था और उसमें ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई थी। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, और इसके बाद ये रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स है। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।